हेलो गाइस। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन। हमारा पहला आर्टिकल है, गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन पासेस बिल बाय हाउस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जब किसी राज्य में दूसरी आइडियोलॉजी की सरकार होती है तो गवर्नर क्या करते हैं, उस रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा कोई बिल पास किया जाता है ना, तो गवर्नर उस बिल पर कोई एक्शन लेते नहीं है। गवर्नर के पास बिल जाता है, गवर्नर ना तो उस बिल को पास करते हैं ना वापस भेजते नहीं है, तो एक्शन नहीं लेते। इससे क्या होता है, वहाँ की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। तो गवर्नर द्वारा इस प्रकार का एक्ट किया जाता है ना, वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है, कोर्ट का मानना है कि गवर्नर है, उसका सिंपल काम है, जो भी मिनिस्टर है उनके द्वारा एड एंड एडवाइस दिया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करने का गवर्नर का कार्य है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एड एंड एडवाइस देते हैं, उनकी एड एंड एडवाइस पर ही काम करना चाहिए गवर्नर को। गवर्नर को उसके अलावा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको जनता द्वारा चुना नहीं जाता है। जनता द्वारा चुना जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। उनका ही कार्य है रूल्स बनाना, रूल्स लागू करना। इनका कार्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, ठीक है, गवर्नर का नहीं है। गवर्नर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में ये आर्टिकल था, और ये आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नर का मुद्दा और जो भी अपने सीएम के बीच में टसन है वो चलता रहता है। तो आप ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना क्या क्या मुद्दे चलते रहते हैं मेंस की दृष्टि से, ठीक है। एक और आर्टिकल आया है जो हमने पहले पढ़ भी रखा है, इंडिया यूएस 2+2 मीटिंग। इंडिया यूएस 2+2 मीटिंग। सबसे पहले कौन कौन से देशों के बीच में इंडिया की 2+2 मीटिंग होती है? 5 देशों के मध्य। कौन कौन से 5 देश है? यूएस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर कौन सा देश है? यूके और रसिया। इन 5 देशों, 3 देश है क्वाड के, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, रसिया। ये कौन से देश है? ये अलग से देश है, मतलब 3 देश क्वाड के, 2 देश अलग से, जिनके साथ में इंडिया की 2+2 मीटिंग होती है। कौन कौन शामिल होता है? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, और सामने वाले देशों के मिनिस्टर शामिल होते हैं इसमें। तो अभी जो इंडिया यूएस के बीच में मीटिंग हो रही है, उस पर किस पे चर्चा हुई है? तो इजराइल और गाजा के बीच में अभी टकराव चल रहा है। तो इंडिया ने कहा है कि इन दोनों के मध्य जो टकराव चल रहा है उसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। और जो टू नेशन की थ्योरी है ना, इंडिया ने उसका सपोर्ट किया। इंडिया काफ़ी लंबे टाइम से उसका सपोर्ट करता आ रहा है। इंडिया ने अभी भी 2 नेशन की थ्योरी की सपोर्ट किया कि इजराइल में 2 नेशन होने चाहिए, फिलिस्तीनी के लिए अलग नेशन होना चाहिए और इजराइल अलग नेशन होना चाहिए। इंडिया इजराइल का भी सपोर्ट करता है, लेकिन फिलिस्तीनी का भी सपोर्ट करता है। दोनों के मध्य बैलेंस होना चाहिए। ये हमारा इसके बारे में आर्टिकल था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्ट्रेंथ के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्ट्रेंथ, हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने अपनी शपथ ली है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो फुल हो चुकी है। टोटल बेंच स्ट्रेंथ पर अभी सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की टोटल बेंच स्ट्रेंथ कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 + 1, 33 + 1। 1 कौन से हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अदर जज, मतलब कुल मिला के 34 जज है। इसमें 33 तो अदर जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? वाई चंद्रचूड़ जी है ना, तो वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसके बारे में संविधान में क्या प्रावधान है, जो अपने पूरी बेंच स्ट्रेंथ है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होने चाहिए, इसके बारे में संविधान में क्या लिखा गया? तो जब संविधान बन रहा था ना, तब वहाँ लिखा गया था कि आर्टिकल 124(1) 124(1) में लिखा गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें एक तो होगा चीफ जस्टिस और उसके अलावा 7 जज और होंगे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, एक चीफ जस्टिस होंगे, उसके अलावा 7 और जज होंगे। टोटल हो गई 8 उस टाइम में, जो कि अब हो गए हैं 33। अभी संख्या बढ़ रही है ना, 33 हो गए ना। अब इसको कौन तय करेगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो 7 है वो बढ़ के हो गए 33। इनकी संख्या को कौन तय करेगा? तो आर्टिकल 124 में लिखा गया है, 124(1) में, कि पार्लियामेंट है ना, वो डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी। बार बार पार्लियामेंट ने समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई है, तो ये पार्लियामेंट के पास में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या तय करने का अधिकार है, ठीक है। ये है, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल दे रखा था, यहाँ आप पढ़ सकते हो। ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट एज 34 टोटल जज है। एक जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 3 और जज है,
और 124 आर्टिकल 124 में इसके बारे में लिखा गया है। 124(1) में स्टेट सेल बी सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा भी अदर जज होगा, अदर जज होंगे। और संख्या कौन तय करेगा? पहले थी 7, संख्या किसके द्वारा तय की जाएगी? वो की जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में जज कितने थे? 8 थे, ठीक है। अपॉइंट ऑफ द प्रोसेस जज सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट बाई प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियन जज। अभी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में जज को अपॉइंट कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो तो सीनियर मोस्ट जज ही होते हैं जो प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाते हैं। अब दूसरे जज होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम होता है। एक कॉलेजियन प्रणाली होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनके अलावा दूसरे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है। ये कॉलेजियन सिस्टम प्रणाली पहले तो प्रेसिडेंट ही करते थे, लेकिन बाद में जब 4 जज केस आया था उसके बाद में CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। अब सीनियर मोस्ट जज होते हैं, इसका तय कैसे होगा? देखो ये काफ़ी दिक्कत बात है कि इसमें बार बार जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, इसमें दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये आती है कि आप कैसे तय करोगे कि इन जज को नियुक्त करना है। तो पहले तो क्राइटेरिया सीनियर मोस्ट होने चाहिए वो। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है। क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? नीचे चलो आपको वहाँ देखिए, लिखा हो भी है, हिंदी में देख लो। भारत में इन्होंने कहा है सतीचंद्रवाद में इन्होंने शपथ ली, इसके बाद में पूरी समता हो गई है, ठीक है। वर्तमान में भारत में 34 न्यायाधीश है, 33 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 34 हो गई। अब भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में कहा गया भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन उस टाइम में 7 जज थे तो उन्होंने 7 जज की बात करी थी। तो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी जज होंगे। और जजों के न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाएगा? तो संसद द्वारा कानून बनाकर जजों के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मतलब जजों की संख्या कौन बढ़ाएगा? नंबर ऑफ जज कौन बढ़ाएगा? तो संसद यानी पार्लियामेंट एक्ट ला के जजों की संख्या बढ़ा सकती है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। इसके बारे में दे रखा है। संसद टाइम पर जजों की संख्या बढ़ाई भी है, ठीक है, जो बढ़ के 33 हो गई है, ठीक है। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी तो अपॉइंटमेंट हो गई, सीनियर मोस्ट जज थे इसलिए। बाकी जो जज थे उनको अपॉइंट कौन करेगा? तो उनको अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्लस 4 और जज होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम बनता है इनका। ये सिफारिश भेजेंगे राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति इनके सिफारिश पर विचार विमर्श करके अदर जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति किस आधार पे की जाएगी? इनमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी? तो पहले तो उनकी सीनियरिटी देखी जाएगी, वो कितने सीनियर है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कैसा कार्य करे, मतलब हाई कोर्ट वगैरह या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कार्य किया तो कैसा, मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उन्होंने हाई कोर्ट में किस प्रकार से कार्य किया है। उनकी मेरिट देखी जाएगी, मेरिट पे भी फोकस किया गया, उनकी मेरिट कैसी है, उनका परफॉर्मेंस कैसा था। इसके अलावा भी जेंडर पे भी फोकस किया, मतलब महिला जज है तो उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में महिला जज भी होनी चाहिए। उसके अलावा वो अल्पसंख्यक है, मतलब जिन अल्पसंख्यक समुदाय से आता है तो उनकी भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाने के लिए इनको अपॉइंट करने के लिए प्रायोरिटी में रखा जाएगा। इसके अलावा जो SC ST से भी आता है, तो कोई जज SC ST से आते हैं तो उनको भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। इन चीज़ों जो हाशिए पे समुदाय है, इनकी संख्या बहुत कम है, उनको प्रायोरिटी बेस पे रखा जाएगा। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा? एक तो सबसे पहले सीनियर मोस्ट होना चाहिए, उसके बाद में मेरिट पे ध्यान दिया जाएगा, उनकी इंटीग्रिटी पर ध्यान दिया जाएगा, फिर डाइवर्सिटी इंडिया की इंक्लूजन है उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा देखा जाएगा जेंडर डाइवर्सिटी को भी पूरा किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी है उनको भी फोकस किया जाएगा। ये इसके बारे में पूरा कौन कौन से मतलब चीज़ों को ध्यान में रख के जज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज जो कॉलेज में बैठता है वो किस किस चीज़ों को ध्यान में रख के आगे जज को नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के इन चीज़ों को ध्यान में रख के नियुक्त किया जाएगा। अब आप हिंदी में देखो, सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्ट्रेंथ पूरी हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की जाएगी जजों की, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा? नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम द्वारा। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सीनियर मोस्ट जज होते हैं। को नियुक्त करने के लिए पहले सबसे पहले देखा जाएगा वरिष्ठता, मतलब कौन जज सबसे ज़्यादा वरिष्ठ है। उसके साथ साथ विचार किया जाएगा योग्यता की, उनकी योग्यता कैसी थी, उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है, उनकी इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा देखी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट फोकस करेगा विविधता, डाइवर्सिटी है, समावेशन पे फोकस करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि उन्होंने जो प्रतिनिधित्व है रिप्रेजेंटेशन वो पूरा है कि नहीं है। इसके अलावा जो हाशिए पर समाज है, ऐसे समाज है जिनकी संख्या कम है, पिछड़े वर्ग है, उनको भी ध्यान में रखे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, जो बैठती कॉलेजन जो जजों की नियुक्ति करेगा वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेगा। जो जेंडर इक्वलिटी उनका भी ध्यान रखेगा, अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रख के। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी कहा है कि
चाइना से बॉर्डर लगे हुए 168 गांवों को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। ये क्या कहा है होम मिनिस्टर जी ने। तो अब इस ये था न्यूज़ में। अब इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? तो सबसे पहले वीवीपी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये आया था 2022 के बजट में। 2022 के बजट में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। ठीक है, इस जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है? इसमें जो चाइना की बॉर्डर से सटे हुए जो गांव है ना, उनमें 24/7 लाइट होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे रोड की अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है। फिर वहाँ पे जो टावर है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो अच्छा होना चाहिए, उनको शुद्ध पेयजल मिल रहा हो। इन सब चीज़ों पे फोकस कर किया गया है। और गांव को अच्छा गांव विकास गांव का डेवलप किया जाएगा, विकास किया जाएगा वहाँ के गांव का। और इसके साथ साथ वहाँ के लोग हैं ना, उनकी भी जो ओवरऑल कंडीशन है उसमें सुधार किया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो वहाँ से अगर देखो कोई गांव है, अगर वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ से माइग्रेशन होगा, शहरों की ओर लोग आएंगे। अगर यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, इनको अच्छी सुविधाएं दे दी जाएगी, तो इन लोगों को बाहर आने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। इनको जीने के लिए रिसोर्सेस होता है, लाइफ जीने के लिए रिसोर्सेस होते हैं, वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो माइग्रेशन रुक जाएगा, बट इसके साथ साथ वहाँ तो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मतलब यहाँ पे बॉर्डर रीजन है, ये लोग यहाँ के लोकल है, तो वो सेफ्टी भी बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं, तो सिक्योरिटी भी बूस्ट होगी इससे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2022 के बजट में लाया गया था। इसका एम था कि चाइना की बॉर्डर के सटे हुए जो गाँव हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको डेवलप किया जाएगा। वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो ओवरऑल कंडीशन है उनमें भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी सुधार किया जाएगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो एक तो जो माइग्रेशन है वो भी कम हो जाएगा और जो सिक्योरिटी है वो बूस्ट हो जाएगी। और इसमें डेटा दे रखा है, अलग अलग गाँवों को अडॉप्ट किया गया है, उसमें सुधार किया गया, कितने गाँव लिए गए, कितने गाँव छोड़े गए, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। हिंदी में देख लो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2022 के बजट में। उद्देश्य क्या है? चीन की सीमा के साथ लगे हुए गाँवों में जो गाँव है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उनके वहाँ के जो लोग हैं वो उन लोगों की गुणवत्ता में जीवन की गुणवत्ता उसमें सुधार किया जाएगा, गाँवों का भी विकास किया जाएगा, जिससे क्या होगा? तो प्लान यानी माइग्रेशन रुकेगा और सुरक्षा में भी बढ़ावा होगा। इसमें कितने गांव कवर किए गए वो डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, इतना मस्ट है नहीं, बस उसके बारे में जानना था, वो मैंने जान ली। अब इसमें क्या क्या प्रदान किया जाएगा? इसमें पहले हमने बता दिया 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाएगी। रोड की ऑल वेदर रोड होगा, ऑल वेदर, सर्दी बारिश गर्मी सब जगह सब कंडीशन में रोड काम कर सके ऐसा रोड होगा। पाइप वाटर की व्यवस्था होगी, गुड्स मोबाइल वगैरह होंगे, इंटरनेट की अच्छी क्वालिटी होगी, इंटरनेट की कनेक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, हेल्थ केयर सिस्टम होगा, लाइवलीहुड जीवन जीने के लिए कुछ उनको ऑप्शन भी दिया जाएगा। और क्या किया गया है? इसको गति शक्ति एक प्रोग्राम है अपना, गति शक्ति। ये गति शक्ति क्या है कि पहले क्या होता था कि एक मिनिस्ट्री है, वो कोई प्रोग्राम लेके आ रही, दूसरी मिनिस्ट्री है, ये भी कोई प्रोग्राम लेके आ रही, इसका काम है रोड बनाना और इनका काम है पाइप वगैरह लगाना। अब ये पाइप लगाएंगे तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि पाइप है, रोड को तोड़ेंगे तो रोड बनी हुई नुकसान में चलेगी। अब क्या गति शक्ति में क्या होता है? सारी मिनिस्ट्री आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ये मिनिस्ट्री सब मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और बताएंगे हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम करेंगे। तो ये क्या ओवरऑल पता चल जाए भाई आप ये काम करें तो पहले ही कर लो ताकि हम हमारा काम कर सकें। कोऑर्डिनेशन से फ़ायदा क्या होगा? रिसोर्सेज का सही यूज़ हो पाएगा और रिसोर्सेज का जो पहले दुरुपयोग होता था वो रुक जाएगा। इसका ये फ़ायदा है गति शक्ति का। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, इसको गति शक्ति से मर्ज कर दिया है। इसका ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे रिसोर्सेज का दोहन कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या प्रदान किया हिंदी में देख लो आप। पानी की व्यवस्था की जाएगी, सड़कों से जोड़ा जाएगा, 24/7 इनको बिजली दी जाएगी, लाइट दी जाएगी, इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी होगी, स्वास्थ्य का देखभाल होगा, जीविका के साधन किए जाएंगे, इनको दिए जाएंगे। ठीक है, विलय क्यों करी गति शक्ति में? गति शक्ति क्या थी? आपस में कनेक्टिविटी, आपस में जुड़े रहते मिनिस्ट्रियाँ, उसके लिए था। तो इसको भी इससे मर्ज कर दिया गया है और सरकारी सारे जो डिपार्टमेंट आपस में जुड़ेंगे तो अच्छे से वो काम कर सकेंगे। ये था पूरा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जज को क्रिटिसिज्म से बढ़ाना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये मतलब नहीं होता है कि जज को क्रिटिसिज्म से बचाना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है
कि जो जज होता है ना उस अच्छे रूप से, मतलब बिना किसी बाहर के हस्तक्षेप से, बाहर की किसी इंटरफेरेंस के बिना वो अच्छे से जजमेंट दे सके, अच्छे से न्याय कर सके, बाहरी इंटरफेयर उस पर काम ना करे, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कभी नहीं होता है कि जज को आप क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेम्प्ट बाहरी हस्तक्षेप होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। बिना हस्तक्षेप से जज है वो जजमेंट दे सकता है, ठीक है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आप जान लो, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, हमारे जो संविधान है उसके बारे में कुछ प्रावधान है क्या, तो कहाँ संविधान के अंदर में आर्टिकल जो 19 है एक, ये डील करता है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो इसके बारे में, लेकिन इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन काफ़ी सारी दी, उसमें एक ये भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है तो वो उसका जो आर्टिकल 19(1) है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो उसके खिलाफ है, वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये पहला हमारा दे रखा है इसके बारे में संविधान में। इसके अलावा आर्टिकल 129 और 215, आर्टिकल 129 डील करता है सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो वो मोटो एक्शन लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है, उसे जेल की सज़ा दे सकता है, उसकी जो सज़ा दे सकता है। और 215 है वो हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ एक्शन ले सकता है। ये दो देर के पहला है आर्टिकल 19(1) जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है। दूसरा हमारा है आर्टिकल 129 प्लस 215, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 215 है हाई कोर्ट के लिए। ये दो आर्टिकल है। इसके अलावा एक एक्ट भी है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इस एक्ट में क्या कहा गया है, इस एक्ट में दो प्रावधान, दो प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एक है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पहले हम जानते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है या डिक्री प्राप्त दी गई है या कोई रिट जारी करी है, तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, डिक्री या निर्णय कुछ भी है उसका जानबूझकर उल्लंघन करता है, उसे मानने से इनकार कर देता है, तो आपका आएगा सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप समझ गए। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है, किसी कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है तो उसके आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करना, सो नहीं मानूंगा मैं तुम्हारे आदेश को, ऐसे, ठीक है। और दूसरा हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसका फायदा ही, इसमें जो डेफिनेशन है फिक्स है, आप ये चीज़ें करोगे तो ही आपको कंटेम्प्ट, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया उसको मत मानो तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, मानते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा नहीं। दूसरा जो है ना वो काफ़ी वेग है, उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो वहाँ लोगों को समझ नहीं आता कि इसकी डेफिनेशन है क्या। आप हिंदी में एक बात देख लो, न्यायालय की अवमानना, संविधान में भी एक दिया गया आर्टिकल 19(a) में कि संविधान में है कि आप में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत 19 में जो आर्टिकल 19(1) है ना, बोलने की स्वतंत्रता, उस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 129 है, 215, 129 है संविधान में सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, 215 है वो हाई कोर्ट के लिए दंडनीय अपराध है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है दंडनीय अपराध है। उसके अलावा हमने एक एक्ट भी बना रखा है 1971 का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 है, जिसमें दो प्रकार के, एक तो सिविल है, दूसरा है आपराधिक है। सिविल के बारे में सिंपल सी बात है कि न्यायालय द्वारा कोई भी डिसीजन दिया जाता है, वो निर्णय दिया जाता है, डिक्री प्राप्त दी जाती है, या फिर कोई रीट जारी की थी उसको आप मानने से इनकार करते हो तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। और दूसरा है क्रिमिनल की बात करते हो, इसमें जो डेफिनेशन है वो स्पष्ट नहीं है। इसमें आप ऐसा कुछ काम करते हो, या तो न्यायालय जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप बाधा पहुंचाते हो या बाधा पहुंचाने का ट्राई भी करते हो। अब क्या किससे पता चलेगा हमने ट्राई किया नहीं किया, इसके बारे में कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। या तो आपके मन में कुछ चल रहा है कि हमने न्यायालय की मतलब मैं ऐसा कुछ कार्य करूँगा जिससे न्यायालय का अपमान होगा, या मैं ऐसा कुछ कार्य करने का ट्राई करूँगा जिससे अपमान हो, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है। आप कार्य कर रहे हो जिससे न्यायालय को बाधा पहुँचे, दूसरा न्यायालय का अपमान कर रहे हो जानबूझकर या इनडायरेक्टली अपमान कर रहे हो, न्यायालय के कार्य को इंटरफेयर कर रहे हो जानबूझकर, इंटरफेरेंस कर रहे हो उसमें, तो ये सब कार्य उसके माध्यम से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, इसकी फिक्स कोई डेफिनेशन है नहीं। इसमें क्या होता है, आपके 2000 रुपये का फाइन लगेगा और या फिर आपको 6 साल की सज़ा हो सकती है। आपको 2000 रुपये की फाइन भी लग सकता है, 6 साल की सज़ा भी हो सकती है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में था।
इसकी डेफिनेशन स्पष्ट नहीं है, काफ़ी वेग है, तो काफ़ी मुद्दे चलते रहते हैं। आपने देखा प्रशांत भूषण के टाइम में काफ़ी बार बार इसका चलता रहता है कि क्यों नहीं है। अब एक और प्रोसेस है, आप जानते हो कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, ये स्टार्ट कैसे होती है, कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 1971 में दिया गया है, सॉरी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसमें बताया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, 3 प्रकार से ये ले सकता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, वो सुमोटो एक्शन ले सकता है कि भाई हमारा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो सुमोटो एक्शन ले सकता है। दूसरा है कि अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल, और हाई कोर्ट के लिए होते हैं एडवोकेट जनरल। हाई कोर्ट के लिए कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल, और सुप्रीम कोर्ट के लिए अटॉर्नी जनरल। ये जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई व्यक्ति करता है तो अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए एडवोकेट जनरल, ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। भाई इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो क्या कोई जो आम आदमी है, ठीक है, आम आदमी अपने जैसा है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। यस, आम आदमी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, बट इसके लिए एक शर्त है कि उनको सबसे पहले क्या करना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि उनको अटॉर्नी जनरल, आम आदमी अगर प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो अटॉर्नी जनरल या फिर दूसरा है एडवोकेट जनरल, उनसे सिफारिश करनी होगी, उनसे सलाह लेनी होगी कि भाई मतलब परमिशन लेनी होगी, कुल मिला के परमिशन लेनी होगी। मैं आम आदमी हूँ, मेरे को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टार्ट करना किसी व्यक्ति को, तो मैं अटॉर्नी जनरल के पास जाऊँगा या एडवोकेट जनरल के पास जाऊँगा, उनसे परमिशन लूँगा भाई मेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टार्ट करना है नहीं करना। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार से इसका प्रोसेसर है, प्रोसीजर है, ठीक है। ये हमने देखिए हिंदी में देख लो, मतलब जो आर्टिकल अपना एक्ट था 1971 का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसमें जो आपराधिक था उसके बारे में डेफिनेशन कोई फिक्स है नहीं, लेकिन किन किन मामलों में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सकता है कि कोई व्यक्ति है वो चाहे या अनचाहे में, लिखित या बोलने में, संकेत द्वारा किसी भी प्रकार से न्यायालय का अपमान करे या न्यायालय को बदनाम करने की कोशिश करे या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखता हो, या न्यायिक कार्रवाई जो कार्य कर रहा है न्यायालय उसके खिलाफ हस्तक्षेप करे या हस्तक्षेप रखने की प्रवृत्ति, हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, न्यायालय के जो प्रशासन है उसमें हस्तक्षेप करे या ये भी बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता हो, इसमें जो अवमानना करेगा, मतलब देखो प्रवृत्ति यहाँ पे अपराध करने की, अवमानना का अर्थ है कि न्यायालय के प्रकाशन के माध्यम में, बोलने के द्वारा, किसी लिखने के द्वारा या किसी संकेत द्वारा, दृश्य द्वारा न्यायालय की अवमानना करे। दूसरा है अपमान करे, अपमान कैसे करो, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से किसी न्यायालय का अपमान करे या अपमान करे की प्रवृत्ति रखे। यहाँ देखो न्यायिक कार्यक्रम में बाधा डाले, हस्तक्षेप करे, यहाँ हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति भी रखे, मतलब आप सोच रहे हो मन में तो भी इस प्रकार से करने 2000 रुपये लगेंगे, 6 महीने की सजा हो सकती है। ये स्टार्ट कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले सकता है। यहाँ पे देखो लिखा है शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है, 1971 का जो अपना एक्ट है उसमें दिया गया कौन स्टार्ट कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन स्टार्ट कर सकता है, अपना शुरू कर सकता है। मानने को लेकर अदालत स्वयं संज्ञान लेकर शुरू कर सकता है। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, आम आदमी भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है कि उसको अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। इसके बारे में था पूरा आर्टिकल, दोनों मालूम है। अब एक और चीज़ आप याद रखना कि अवमानना की जो डेट है ना, मतलब आपने आज अवमानना करी है न्यायालय की, तो उसके 1 साल के अंदर मतलब आज अवमानना करी तो 1 साल के अंदर जो पूरा प्रक्रिया है ना, प्रोसेसन, वो स्टार्ट हो ही जाना चाहिए न्यायालय की अवमानना का। 1 साल बाद में आप जाओगे तो ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो 1 साल के भीतर स्टार्ट हो जानी चाहिए। आज अवमानना की तो आज से 1 साल के भीतर ये प्रोसेस, ये याद रखना है ना, क्वेश्चन भी बन सकता है कितने टाइम में, तो 1 साल के अंदर 2 साल में नहीं 1 साल ही, तो ये याद रखना कैसे भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। कौन कर सकता है आपने देख ही लिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कौन कर सकता है वो तो आपने जान लिया, अटॉर्नी जनरल है, वो लिखित व्यक्ति सहमति द्वारा स्टार्ट कर सकता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं वो न्यायालय की अवमानना में नहीं आती है। अगर आप कोई ऐसा लिख रहे हो जो सच के लिए है तो नहीं है, सच्ची बात को लिख रहे हो, निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हो कुछ, या फिर जो होता है ना क्रिटिसिज्म ऐसा करे जो हेल्दी क्रिटिसिज्म, अच्छे वाला क्रिटिसिज्म होता है, इस प्रकार के है वो न्यायालय की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। और ये 2006 में जो एक्ट था ना 1971 का, उसमें संशोधन भी किया है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर ऐसी चीज़ के लिए जहाँ सच बोलना ज़रूरी हो तो वहाँ आप ऐसी चीज़ बोल सकते हो, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधीन नहीं आएगी।
ये चीज़ आप ध्यान रखना, 2006 में संशोधन किया था, तो कुछ चीज़ें हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक हिट बाई रैंसमवेयर गैंग। अब इसके बारे में जान लो। चाइना की एक बैंक थी बहुत बड़ी, उसकी ब्रांच थी कहाँ थी, यूएसए में। उस पर अटैक किया, किसने किया है, एक संस्था है, ग्रुप है, नाम क्या है उसका, लॉककिट। अब आपको इसमें याद इतना ही रखना है ये लॉककिट क्या है, कि अभी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में न्यूज़ में चल रहा था एक लॉककिट, अभी न्यूज़ में चल रहा था ये लॉककिट किससे संबंधित है, फिर बार बार में अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा। तो लॉककिट एक ग्रुप है रसिया से जुड़ा हुआ, जिसका काम है ऐसे फिरौती मांगना, मतलब वो अटैक करता है, साइबर अटैक करता है किसी बैंक के या किसी संस्था के, अलग अलग तरीके से अटैक करता है और उसके डेटा को चोरी कर लेता है। और जो डेटा को वापस करने के लिए फिर रैंसमवेयर फिरौती मांगता है, और वहाँ पे करोड़ों रुपए का डेटा होता है और डेटा वापस चाहिए तो उनको पैसे देने ही पड़ते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों रहता है, बार बार न्यूज़ रहते। उन्होंने क्या किया था पहले, यूके की जो बोइंग कंपनी थी उस पर अटैक किया, अभी यहाँ पे किया, तो काफ़ी जगह वो अटैक करता रहता। तो ये न्यूज़ में था, इसलिए आपको सिंपल सा जानना है कि लॉककिट क्या है। तो लॉककिट ग्रुप है जो रैंसमवेयर मांगता रहता है, इतना ही है, बाकी चीज़ें इतने इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए कि कौन सी बैंक पे किया था, क्या सेंसिटिव डेटा था। काफ़ी मैंने लिख रखा है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बाकी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है थेलियम एज ए मर्डर वेपन। थेलियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका यूज़ अभी क्या हो रहा है, मर्डर वेपन की तरह हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो थेलियम क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है, सिंबल Ti है इसका, जो एटॉमिक नंबर है 81 है, इतना अपने लिए याद रखना नहीं। ये सॉफ्ट होता है, हैवी होता है, और इनकी जो एक और खासियत क्या है इसमें, आप देखना, इसमें जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर में बदबू वो नहीं होती, रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, और गंधहीन होता है, मतलब इसका ऑर्डर भी नहीं होता है, रंगीन और गंधहीन होता है। तो इसलिए ये काफ़ी, मतलब आप किसी को दो भी तो पता नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, स्लो पॉइजन है, मतलब आज दो, चाय में, पेय पदार्थ में या खाने के साथ मिला के दो, तो उसका असर धीरे 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 होगा, मतलब देने के 24 घंटे बाद में तो शरीर में असर स्टार्ट होता है, और मरने तो फाइनल असर है वो तो काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे इसका असर होता है। तो ये थेलियम के वो है गुण। थेलियम का यूज़ कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, ऑप्टिकल लेंस वगैरह उसमें भी यूज़ होता है, थर्मीमीटर में यूज़ होता है, ज्वेल्स में यूज़ होता है, काफ़ी जगह इसका मेडिकल पर्पज़ में जो यूज़ होता है इसका, ठीक है। ये थेलियम के अलग अलग यूजेस होते हैं, और इसको स्लो पॉइजन के रूप में भी दिया जाता है। ये बॉडी, हमारी अपनी बॉडी होती है ना, ये चीज़ आप याद रखना, अपनी बॉडी में भी ये थेलियम पाया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में थेलियम है, लेकिन वो कम मात्रा में होता है। जब हम बाहर से थेलियम को लेंगे ना शरीर में, तो धीरे 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 वो असर करना स्टार्ट होगा, और इसका असर क्या होगा, इसमें आपके ईयर फॉल होंगे, बाल झड़ेंगे, इसके साथ साथ आपके हार्ट में अटैक में दर्द होगा, मतलब हृदय में आपको दर्द होगा, दिल में दर्द होता है ना वो दर्द होगा, हाथ पैरों में भी दर्द होगा, हाथ पैरों में भी दर्द होता है। उसके अलावा आपको जान से भी जा सकते हो आप, है ना, कोमा में भी जा सकते हो, अगर ऐसा वो सीरियस अटैक हो जाए मतलब इसमें, तो कोमा में जा सकते हो, जान से भी जा सकते हो, काफ़ी इससे दिक्कतें फेस कर सकते हो, ठीक है। एक बार देख लो आप, हत्या के रूप में दिया जाता है। थेलियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक ये है, देखो परमाणु संख्या इतनी है, और नरम भारी तत्व होता है, इसमें रंग गंध वगैरह नहीं है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, हत्या के लिए यूज़ होता है, स्लो पॉइजन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, तापमान वाले थर्मामीटर उसमें होता है, ऑप्टिकल लेंसेस में इसका यूज़ होता है, नकली कीमती रत्न होता है उनको बनाने में यूज़ होता है इसका, ठीक है। थेलियम की विषाक्तता होता है, भोजन के माध्यम से इसको दिया जा सकता है, और अपनी बॉडी में भी ये पाया जाता है, लेकिन बाहर से देने पर ये नुकसानदायक हो सकता है, और इसका असर 12 से 24 घंटे बाद में होता है, ठीक है। लॉस क्या गया, एयर लॉस, देखो मैंने वही बताया, इससे एयर लॉसेस हो सकता है थेलियम से, स्लो पॉइजन के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। अदर इफेक्ट भी होता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। अब इसका एंटीडोट, ये चीज़ें आप याद रखना, पर्शियन ब्लू, इसका एंटीडोट क्या है, पर्शियन ब्लू या पर्शियन ब्लू इसका एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स एक पिल है जिसका आप यूज़ करोगे ना तो इससे राहत मिलती है। ये जो पर्शियन ब्लू नाम की पिल है ना, ये रेडियो एक्टिव जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनको कम करने में, बॉडी में अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी जैसे थेलियम वगैरह है, उनको कम करने में जो पर्शियन ब्लू है, इसका नाम याद रखना, इसका यूज़ किया जा सकता है। ये क्या करता है, जो इनकी इफेक्टिव होता है, मतलब ये 24 घंटे बाद में असर करता है, तो इसको असर को कम कर देता है, 24 घंटे बाद में होने वाला है तो इसके असर को कम कर देता है, तो ये इससे मदद करता है। ये पर्शियन ब्लू, ये मेडिसिन है जिनका यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव जो भी तत्व होता है उसके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये प्रभाव होता है, इसका जो मार्क है, मतलब एंटीडोट है, एंटीडोट क्या है, पर्शियन ब्लू है, इसका एंटीडोट है, गोली है जो रेडियो एक्टिव
सीजियम एथिलियम है उसको हटाने में मदद करता है। या आंतों में सीजियम एथिलियम को फांसता है, उनके शरीर द्वारा पुनः अवशोषित करने से रोकता है। ठीक है, आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।